जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीत कुमार और आप देख रहे हैं द नीत क्लास। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे चैप्टर वन के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले संख्याओं के बारे में। दोस्तों, मैंने उसमें जानकारी दी थी। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था संख्या क्या होती है। संख्या 12 प्रकार की होती है, जिसमें मैंने आपको दोस्तों बताया था भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, अपवर्तक, अपवर्त्य, अभाज्य गुणनखंड, समापवर्तक तथा समापवर्त्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो आज का पहला टॉपिक है वो है दोस्तों हमारे पास लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, यह दोस्तों इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं लेसे, और दोस्तों इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम दोस्तों, इसकी एलसीएम की फुल फॉर्म होती है हमारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है हमारा एलसीएम या लेसे या लघुत्तम समापवर्त्य। तो दोस्तों, हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होता है जब दो या दो से अधिक संख्याओं का लेसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दोस्तों एक बार पुनः सुन लीजिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें 6 तथा 8 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है एलसीएम निकालने के लिए, 6 के दोस्तों हमें लिख लेंगे सारे मल्टीपल। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो सबसे पहले इसके लिखेंगे हम मल्टीपल। दोस्तों 6 के मल्टीपल या 6 के समापवर्त्य क्या हो जाएंगे दोस्तों, अपवर्त्य क्या हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, और इसी प्रकार दोस्तों ये आगे तक बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार हम 8 के सारे मल्टीपल लिख लेंगे। तो दोस्तों 8 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, और इसी प्रकार दोस्तों ये भी हमारा आगे तक बढ़ता चला जाएगा। अब दोस्तों हमसे बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ऐसी छोटी से छोटी संख्या में दोनों में कॉमन कौन सी दिख रही है, जो 6 और 8 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों हम देख रहे हैं 6 सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 8, लेकिन ये कहीं भी कॉमन नहीं है। दोस्तों हमें जो संख्या दिखाई दे रही है जो सबसे छोटी और दोनों में कॉमन है वो दिखाई दे रही है हमें 24। तो दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 24। अर्थात दोस्तों 24 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या यानी कि 6 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम। दोस्तों एलसीएम ज्ञात करने की हमारे पास 2 विधियां होती हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों एलसीएम ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि हमारे पास होती हैं। एलसीएम या लेसे ज्ञात करने की विधियां। दोस्तों इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए आप मेरे एक भी वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों।
तो देख लेते हैं दोस्तों हमारे पास एलसीएम ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं। दोस्तों एलसीएम ज्ञात करने की हमारे पास विधि होती है दो। पहली विधि ये होती है दोस्तों हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि, और दोस्तों दूसरी जो हमारे पास विधि होती है वो होती है हमारे पास भाग विधि। तो दोस्तों दोनों ही विधियों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे एलसीएम निकालते हैं और भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे किसी संख्या का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड विधि का जो हम एलसीएम निकालते हैं उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं दोस्तों। जैसे 36,48,80 का एलसीएम हमें बताना है दोस्तों भाग विधि द्वारा। तो हम किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम 36 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो दोस्तों 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए अगर आपको नहीं पता है अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो आप पेपर की किसी साइड में 36 को इस प्रकार लिख लेंगे और इसको कितने से काटेंगे दोस्तों, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं पहले तो 2 से। 2 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 18 बार। यहां काट लेते हैं, 2 से काटेंगे दोस्तों ये कट जाएगा 9 बार। अब ये 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। तो दोस्तों हमारे पास 36 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार दोस्तों हम 48 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे 48 के गुणनखंड करेंगे तो यहां से 2 से काटेंगे ये कटेगा 24 बार, फिर से 2 से काट लेंगे कट जाएगा 12 बार, फिर से 2 से काटेंगे कटेगा 6 बार, फिर से 2 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। तो दोस्तों हमारे जो 48 के अभाज्य गुणनखंड आए वो आए इसी प्रकार लिख लेंगे दोस्तों 48 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार दोस्तों 80 के भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो दोस्तों काटते हैं इसको, 2 से कटेगा 40 बार, 2 से कटेगा दोस्तों 20 बार, 2 से कटेगा दोस्तों ये 10 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 1 बार। तो दोस्तों 80 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब दोस्तों ये जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए इनको लिख लेते हैं हम घातांक के रूप में। कैसे लिखते हैं दोस्तों, हमें यहाँ 2 कितनी बार दिख रहा है दोस्तों, 2 बार और दोनों गुणा में है तो 2 की घात हो जाएगी 2 गुणा दोस्तों 3 भी हमें 2 बार दिख रहा है गुणा में तो 3 की पावर 2। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमें 2 दिखाई दे रहा है 4 बार और ये गुणा में तो 2 की घात 4 गुणा यहाँ पे दोस्तों 3। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से 2 हमें 4 बार दिख रहा है तो 2 की घात 4 गुणा 5। अब दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे जो दोस्तों हमारा इसमें कॉमन पद है, तीनों में कॉमन पद है हमारा 2। तो दोस्तों एलसीएम बराबर हो जाएगा इसका, सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों कॉमन पद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसको। तो दोस्तों यहाँ कॉमन पद हमारा 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात हमारे पास है 4। तो दोस्तों हम इसको लिख लेंगे गुणा अगला हमारे पास जो दोस्तों पद बचा है वो बचा है कॉमन, जो कॉमन है 3 2 पदों में। तो दोस्तों 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे 2, तो 3 की घात 2 और गुणा दोस्तों फिर उसके बाद हमारे पास बचा 5 तो 5 को लिख लेंगे इस तरह से गुणा में। तो दोस्तों ये हमारे पास आएगा निकल के 2 की घात कितना होता है दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 गुणा 3 की पावर 2 होता है दोस्तों 9 और गुणा 5। तो दोस्तों ये हो जाएगा 16 गुणा 9 पंजे 45 बराबर करा देंगे दोस्तों गुणा 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगे 8 और 16 चौका 64, 64 और 8 72। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा एलसीएम और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोस्तों पुनः आपको समझा देता हूं। दी गई संख्याओं को सबसे पहले हम
अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। जैसे दोस्तों 36 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार हम इनके भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। फिर दोस्तों हम इन अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे घातांक के रूप में। सभी को दोस्तों हम घातांक के रूप में लिख लेंगे। और दोस्तों जो हमारा कॉमन पद है उसकी हम सबसे बड़ी घात को लिख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों 2 की सबसे बड़ी घात हमें क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे, तीनों पदों में 4, तो 2 की घात 4 को हम एक बार लिख लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 3 की हमें सबसे बड़ी घात क्या दिखाई दे रही है, 2, तो 3 की घात 2 लिख लेंगे। और दोस्तों 5 की हमें कोई घात नहीं दिखाई दे रही तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे। दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आएगा वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। तो देखते हैं दोस्तों भाग विधि द्वारा कैसे हम गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। अब दोस्तों भाग विधि द्वारा हम एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। दोस्तों हम फिर से उन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं भाग विधि द्वारा। संख्याएं थी दोस्तों 36, 48, 80। तो दोस्तों इन संख्याओं का जब हम भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले इन संख्याओं को हम लिख लेते हैं इस प्रकार कोमा में। और दोस्तों जिस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसी प्रकार से हम इसे काट लेंगे। तो दोस्तों ये कट जाएगा हमारा 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 से कट जाएगा ये 18 बार। और दोस्तों 48 कटेगा 2 से 24 बार। और 80 कट जाएगा 40 बार। दोस्तों पुनः काट लेंगे 2 9 18 और 2 से 24 कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 0 0। दोस्तों अब हमारा 9 2 से नहीं कट रहा लेकिन 12 और 20 अभी हमारा 2 से कट रहा तो 2 से ही काट लेंगे। दोस्तों 9 को इसी प्रकार लिखा रहने देंगे और 2 छक्का 12 और 2 धाई 20। फिर से काटेंगे दोस्तों 2 से 2 9 से नहीं 2 से 9 नहीं कट रहा तो इसको इसी प्रकार लिख लेंगे और यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब दोस्तों कोई भी संख्या हमारे पास ऐसी नहीं जो 2 से कट रही हो इसीलिए काटेंगे 3 से। 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 5 नहीं कट रहा दोस्तों 3 से तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। इसी प्रकार दोस्तों अभी इसे 3 से काट लेंगे, यह जाएगा 5 और दोस्तों अभी इसे काट लेंगे 5 से। दोस्तों हम संख्याओं को जब तक काटते हैं जब तक कि हमें सबसे नीचे 1 1 1 प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों ये जो संख्याएं हमारे पास आई इन सब की करा देंगे हम गुणा एलसीएम के लिए। एलसीएम बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 कितनी बार रिपीट हुआ दोस्तों 2 बार तो 3 की घात 2 गुणा 5। तो दोस्तों हमारे पास आ गया 2 की घात 4 होता है 16 गुणा 3 की घात होता है 3 की घात 2 होता है 9 और गुणा 5। दोस्तों 16 गुणा 9 पंजे 45 और दोस्तों अभी हमने इनका गुणा किया था कितना आया था हमारे पास 720। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम। चाहे दोस्तों हम भाग विधि से निकालें या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम हमारा सेम ही आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे पास दशमलव संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। दोस्तों देख लेते हैं अगले पेज पे। दोस्तों अगर आप चाहें तो इनसे अपने लिए अपने क्लास नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज यहां पे डिटेल में बताने वाला हूं। दशमलव संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। तो दोस्तों हम देखेंगे कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों हमसे पूछा है 0.6 कोमा 9.6 कोमा 0.36 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों
दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं के दशमलव को हटाते हैं। और दोस्तों प्रत्येक संख्या का दशमलव हटाने के लिए हम प्रत्येक संख्या को कर देंगे 100 से गुणा। जब दोस्तों इसे हम 100 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 100 छक्का 600। और दोस्तों दशमलव लगा है हमारा एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद हम इधर दशमलव लगा देंगे। इसी प्रकार दोस्तों 9.6 को हम गुणा करेंगे जब 100 से, तो ये आएगा 9600। और दोस्तों दशमलव हमारा एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद लगा देंगे दशमलव। इसी प्रकार दोस्तों 0.36 को कराएंगे 100 से गुणा, तो दोस्तों ये जाएगा हमारे पास 3600। दोस्तों दशमलव दो संख्याओं के बाद है, तो दो संख्याओं के बाद लगा देंगे हम दशमलव। तो दोस्तों हमारे पास जो संख्याएं निकल के आई वो आई 60,960,36। अब दोस्तों इन संख्याओं को हम निकाल देंगे एलसीएम। तो दोस्तों काट देते हैं 2 से, ये कट जाएगा 30 बार और ये कटेगा 2 चौके 8, यहाँ से 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 0 0 और 2 से कटेगा दोस्तों 18 बार। फिर से काट लेंगे दोस्तों, 2 से कट जाएगा 15 बार, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 नमा 18 और यहाँ से कट जाएगा दोस्तों 2 से 15 को ऐसे ही लिख देंगे, ये कटेगा हमारा 120 बार और 9 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर से काटेंगे दोस्तों, 15 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ये कट जाएगा 120 60 बार और 9 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर से काटेंगे 2 से दोस्तों, 2 से 15 को ऐसे ही लिख देंगे और ये कट जाएगा 30 बार, 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर से काटेंगे दोस्तों 2 से, तो 15 को ऐसे ही लिख देंगे और 2 से 30 कट जाएगा 15 बार और ये 9 को ऐसे ही लिख देंगे दोस्तों। अब हमारे पास दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ से 2 से नहीं कट रहा, तो हम काटेंगे 3 से। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब दोस्तों 3 से फिर से काट लेंगे, 3 से 5 नहीं कट रहा तो ऐसे ही लिख देंगे और 3 एकम 3। अब दोस्तों इसको 5 से काट देंगे एक बार, 5 से काटा एक बार और ये 1। तो दोस्तों हमारे पास इसके जो मल्टीपल आए वो आ गए। इसका एलसीएम बराबर होगा दोस्तों, वो होगा 1 2 3 4 5 6। 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। दोस्तों 2 की घात 6 कितना होता है हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 गुणा दोस्तों ये हो जाएगा 3 की पावर 2 9 गुणा 5। तो दोस्तों हमारे पास जो आया निकल के वो आया 64 गुणा 5 नम 45। दोस्तों करा देते हैं 64 और 45 की गुणा। 64 45, 5 चौके 20 और 5 छंग 30, 30 और 2 32, 4 चौके 16, 4 छंग 24 और 1 हासिल का 25। तो दोस्तों ये हो जाएगा 0 6 और 2 8, 5 और 3 8 और ये हो जाएगा 2। तो दोस्तों हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया वो आया 2880। लेकिन दोस्तों 2880 किसका एलसीएम मिला हमें, 60, 960, 36 का एलसीएम है दोस्तों ये 2880। तो दोस्तों जब हम निकालेंगे दशमलव संख्याओं का एलसीएम 0.6, 9.6 तथा 0.36 का, तो दोस्तों हम जानते हैं ऊपर हमने प्रत्येक संख्या को 100 से गुणा किया था। जब दोस्तों इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा निकल के, तो हम प्रत्येक संख्या को 100 से भाग भी तो कराएंगे। और दोस्तों ये जो हमारा एलसीएम है, तीनों संख्याओं का एलसीएम निकल के आया है, तो हम इस संख्या को पुनः 100 से भाग करा देंगे। और दोस्तों जब हम इसे 100 से भाग कराएंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा एलसीएम वो आएगा दोस्तों 2 जीरो नीचे हैं, एक के बाद तो दो संख्याओं के बाद ही दशमलव लग जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 28.80। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इन दशमलव संख्याओं का एलसीएम। आशा करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले दशमलव संख्याओं को हम पूर्ण संख्याओं के रूप में लिख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों अगर हमें 100 से गुणा करानी पड़े तो 100 से कराएंगे, 1000 से गुणा करानी पड़े तो 1000 से कराएंगे और 10 से गुणा करानी पड़े तो 10 से कराएंगे। लेकिन दोस्तों जिससे हम यहाँ पे गुणा कराएंगे जिस भी संख्या से, तो उसी संख्या से हमें जब हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा उसी संख्या से हमें नीचे भाग भी कराना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
इसके हमने मल्टीपल निकाल लिए, इसके गुणनखंड हमने निकाल लिए। और दोस्तों इसको सोल्व कर लिया, जो हमारे पास आया वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो चलिए दोस्तों अपना अगला पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है महत्तम समापवर्तक। अभी तक दोस्तों हमारा चल रहा था लघुत्तम समापवर्त्य। जानते हैं दोस्तों क्या होता है हमारा महत्तम समापवर्तक? महत्तम समापवर्तक, इसको दोस्तों हम इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों इसे हम में से भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों अगर हम HCF की बात करें या महत्तम समापवर्तक की बात करें तो ये होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का में से, दो या दो से अधिक संख्याओं का में से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। दोस्तों एक बार पुनः सुन लीजिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का में से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। मान लीजिए दोस्तों हमें 36/54 का HCF पूछा है हमसे। 36/54 का HCF क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले हम 36 और 54 के फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो दोस्तों 36 के हमारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे 36 के फैक्टर, 36 के गुणनखंड। और दोस्तों इसी प्रकार हम 54 के भी गुणनखंड लिख लेंगे दोस्तों। तो 54 के गुणनखंड होंगे दोस्तों हमारे पास 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54। दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे 54 के फैक्टर, 54 के गुणनखंड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो या दो से अधिक संख्याओं का में से वह महत्तम संख्या होती है या वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः कट जाती हैं। दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास ऐसी दोनों संख्याओं में महत्तम संख्या कौन सी है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 36 है, लेकिन 36 इस वाले में कॉमन नहीं दिख रही हमें। इसके बाद दोस्तों है 18, लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं कि नीचे वाली संख्या 54 में भी हमें 18 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका जो HCF होगा वह हो जाएगा दोस्तों 18। दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है कहलाती है हमारी HCF। अगर दोस्तों हम LCM की बात कर रहे थे तो LCM में था वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन दोस्तों HCF के केस में है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं HCF ज्ञात करने की विधियां। दोस्तों HCF हम किन विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इसकी भी हमारे पास दो विधि होती है दोस्तों। सबसे पहली है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि, और दोस्तों दूसरी जो हमारे पास विधि है वो है भाग विधि। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार हम दोनों विधियों को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुणनखंड विधि की। गुणनखंड विधि दोस्तों अगर हम गुणनखंड विधि की बात करें तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है 8, 12, 28 का HCF ज्ञात कीजिए, का HCF गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा HCF इन तीनों संख्याओं का।
तो दोस्तों गुणनखंड विधि में पहले संख्या को लिख के उसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 8 के गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों 1, 2, 4, 8। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये गुणनखंड कहाँ से आ जाते हैं, तो दोस्तों ये ऐसी संख्या होती है जिनसे 8 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इन संख्याओं के अलावा दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं जो 8 को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसी प्रकार दोस्तों हम लिख लेंगे 12 के सभी गुणनखंड। 12 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी प्रकार दोस्तों हम 28 के गुणनखंड लिख लेंगे। तो 28 के गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों 1, 2, 4, 6, 6 चौक 24, दोस्तों 6 नहीं होता है, 7 चौक 28, 7, 14, 28। तो दोस्तों ये हो गए हमारे तीनों संख्याओं के गुणनखंड। और दोस्तों हम जानते हैं HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन हो। तो दोस्तों ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या में ऊपर दिख रही है 8, लेकिन 8 हमारा अन्य संख्याओं के फैक्टर में कॉमन नहीं दिख रहा। दोस्तों 8 के बाद आता है 4। दोस्तों इस 4 को हम देख रहे हैं कि हमारा 12 के गुणनखंड में भी है और 28 के गुणनखंड में भी है। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बराबर हो जाएगा दोस्तों 4। दोस्तों सबसे पहले हम दी गई संख्याओं के गुणनखंड उन संख्याओं के आगे लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं के फैक्टर में कॉमन दिखाई दे रही हो। दोस्तों वही हो जाता है हमारा HCF। ये थी दोस्तों गुणनखंड विधि। अब दोस्तों गुणनखंड विधि भी हमारी दो होती है, एक तो ये हमारी गुणनखंड विधि और एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दोस्तों देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे याद कर सकते हैं किसी भी संख्या का, किन्हीं भी संख्याओं का HCF। तो देख लेते हैं दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं दोस्तों किस प्रकार निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया है 108, 144, 180 का HCF क्या होगा दोस्तों। और दोस्तों इसको हम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो दोस्तों दी गई संख्याओं को पहले लिख लेते हैं ऐसे, और इन सभी संख्याओं के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों जब हमारे अभाज्य गुणनखंड की बात हुई है तो सबसे पहले दोस्तों हम निकाल लेते हैं इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। 108 के गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों 108 को एक साइड में इस प्रकार लिख के इसे काट लेंगे। 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। 2 से काटेंगे दोस्तों ये कटेगा 27 बार। अब इसको काटेंगे 3 से कट जाएगा दोस्तों 3 नम 27। 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। तो दोस्तों इसके जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार दोस्तों हम 144 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 144 के गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे दोस्तों 2 तिया 6, 2 छक्का 12। 2 से काटेंगे 18 बार। 2 से काटेंगे 9 बार। 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे दोस्तों 1 बार। तो दोस्तों हमारे पास जो 144 के अभाज्य गुणनखंड आए वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। इसी प्रकार दोस्तों हम निकाल लेंगे 180 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं 180 के अभाज्य गुणनखंड। काट लेंगे 2 से कट जाएगा दोस्तों 2 नम 18। 2 से काटेंगे दोस्तों कट जाएगा 45 बार। 3 से काटेंगे दोस्तों 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब काट लेंगे दोस्तों इसे हम पुनः 3 से, तो 3 पंजे 15। अब दोस्तों 5 से कट जाएगा 1 बार। तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। दोस्तों सभी दी गई संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे
उसको लिख लेंगे हम घातांक के रूप में। तो दोस्तों हमें 2 यहाँ पे दिख रहा है 2 बार, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों 2, गुणा में 3 दिख रहा है दोस्तों हमें यहाँ पे 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है 4 बार, तो 2 की घात 4 गुणा 3 दिख रहा है दोस्तों 2 बार, तो 3 की घात 2। दोस्तों यहाँ पे 2 की घात 2 गुणा 3 दिख रहा है 2 बार, तो 3 की घात 2 और गुणा 5, 5 की घात 1, 1 घात को दोस्तों हम लिखते नहीं है। अब देख लेते हैं दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसमें, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दी गई संख्याओं में कॉमन हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो तीनों संख्याओं के फैक्टर में कॉमन हो। तो दोस्तों हमें दिख रहा है सबसे बड़ी घात दिख रही है दोस्तों हमें 4, लेकिन 4 हमारा सभी संख्याओं में कॉमन नहीं है। दोस्तों हमें दिख रहा है 2 की घात 2 हमारा प्रत्येक पद में कॉमन है। दोस्तों आप कहेंगे कि इस वाले पद में हमें 2 की घात 2 नहीं दिख रहा, तो दोस्तों क्या हम 2 की घात 4 को 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 की घात 2 हमारा छिपा हुआ है या समाहित है, तो दोस्तों यहां से हमारा आ जाएगा 2 की घात 2। और दोस्तों हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 की घात 2 प्रत्येक पद में कॉमन है, लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 की घात 2 दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो 3 की घात 3 है। तो दोस्तों क्या हम 3 की घात 3 को 3 की घात 2 गुणा 3 नहीं लिख सकते? इसी प्रकार दोस्तों हमारा यहाँ पे भी 3 की घात 2 अदृश्य है या समाहित है इसमें, तो दोस्तों यहां से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 3 की घात 2। और दोस्तों 5 हमारा अन्य पदों में कॉमन नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 2 की घात 2 कितना हो जाता है दोस्तों 4 गुणा 3 की घात 2 कितना होता है दोस्तों 9, और 9 चौके 36, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा HCF। ये होता है दोस्तों हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या का HCF ज्ञात करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, और कम से कम 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के घन याद होने चाहिए, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारी अगली विधि है भाग विधि। देखते हैं दोस्तों भाग विधि द्वारा हम किस प्रकार किसी संख्या का HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों भाग विधि का HCF ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं हमारा क्या प्रोसीजर होता है। दोस्तों मान लीजिए हमें 124,305 का HCF ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। दोस्तों तो किस प्रकार करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कराते हैं। 305 को हम भाग कराएंगे 124 से। दोस्तों जब 124 से 305 को काटेंगे तो ये भाग चली जाएगी इसमें 2 बार, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसमें से दोस्तों इसको घटा देंगे, तो यहां से दोस्तों हमारे पास 5 में से 8 नहीं जा सकता, यहां से एक इधर लेंगे फिर एक यहां से इधर लेंगे, तो ये हो गया 15, 15 में से 8 गया दोस्तों हमारे पास बचेगा 7। यहाँ पे बच गया हमारे पास दोस्तों अब 9, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, बचेगा हमारे पास 5। अब दोस्तों जो संख्या हमारे पास नीचे बच जाती है घटाने के बाद, उस संख्या से हम भाग कराते हैं जिस संख्या से हमने पहले भाग दिया था उस संख्या को, यानी कि 124 को। तो दोस्तों 57 से जब 124 में भाग कराएंगे तो ये चली जाएगी 2 बार, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 और 1 हासिल का 11। दोस्तों घटा देंगे, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पे शेषफल बचता है उससे हम भाग देते हैं पुराने वाले भाजक को, यानी कि 57 को भाग देंगे दोस्तों, तो ये चली जाएगी 10 पंजे 50। घटा देंगे दोस्तों, यहां से बच गया 7। अब दोस्तों हम इस 7 से भाग कराएंगे इस वाली संख्या को, पुराने वाले भाजक को, यानी कि 10 को कराएंगे तो दोस्तों जाएगी 1 बार, 7 एकम 7। घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पे बच गया 3।
अब दोस्तों 3 से हम भाग कराएंगे इस वाली संख्या को, यानी कि 7 को। 3 दूनी 6। अब दोस्तों इसको घटा देंगे, हमारे पास बचा 1। अब दोस्तों इस 1 से भाग कराएंगे हम इस वाली संख्या को, 3 को, तो 1 तिया 3। दोस्तों जब तक हमारे पास नीचे शून्य नहीं बच जाता शेष में, तब तक हम भाग कराते हैं। और दोस्तों जो सबसे अंत में हमारे पास भाजक होता है वही हमारा कहलाता है HCF। तो दोस्तों इसका HCF हमें कितना मिला? 1। दोस्तों एक बात और आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जब किसी संख्या में से जब किन्हीं दो संख्याओं में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, तब उन संख्याओं का HCF या में से हमेशा 1 होता है। दोस्तों आप इस बात को लिख सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करना। 3 संख्याओं का HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं? दोस्तों लिख लेते हैं, 3 संख्याओं का HCF या में से ज्ञात करना। देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार ज्ञात करते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, 45, 85, 115। ये दोस्तों हमें 3 संख्याएं दी हुई है और इनका हमसे पूछा है में से। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार प्राप्त करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम किन्हीं भी 2 संख्याओं को ले लेते हैं। दोस्तों हम लेते हैं 45 और 85 को, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कराते हैं दोस्तों भाग, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। 45 से भाग कराएंगे दोस्तों 85 को, तो ये जाएगी 1 बार, 45 से कम 45। घटाएंगे दोस्तों इसको, हमारे पास बचेगा 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया 4। अब दोस्तों जो हमारे पास शेषफल बचता है उससे हम भाग कराते हैं अपने पुराने वाले भाजक को, यानी कि 45 को भाग कराएंगे दोस्तों 40 से, तो ये आएगा 40 एकम 40। घटा देंगे दोस्तों, हमारे पास बचा यहां से शेष 5। और दोस्तों पुराना वाला जो भाजक हमारे पास ये वाली संख्या, इससे हम यहाँ पे लिख लेते हैं और करा देंगे भाग। 5 अट्ठे 40। अब दोस्तों ये हमारा पूरा कट गया, तो हमारे पास जो अंतिम भाजक आता है वही होता है हमारा HCF। तो दोस्तों HCF हो गया हमारा इसका 5। लेकिन दोस्तों ये HCF 5 आया हमारा 45 और 85 का। अब दोस्तों जो हमारे पास तीसरी संख्या होती है 115, इस संख्या को दोस्तों हम भाग कराते हैं, जो हमारा HCF निकल के आया है। भाग कराते हैं दोस्तों, ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10। दोस्तों यहां से हमें बच गया 1, उतार लेंगे 5, और दोस्तों 5 तिया 15, अर्थात दोस्तों ये हमारा पूरा इससे कट गया। तो हमारा तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वो होगा दोस्तों HCF बराबर 5। यदि दोस्तों इस संख्या से, जो संख्या हमारा पुराना HCF निकला है, उससे हमारी तीसरी संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, तब उस कंडीशन में हमारा HCF पुराना वाला HCF ही माना जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 4 संख्याओं का में से हम कैसे ज्ञात करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों 4 संख्याओं का में से ज्ञात करना। किस प्रकार ज्ञात करते हैं? में से या HCF। देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, 35, 85, 105, 225। दोस्तों जब हमें 4 संख्या दी हुई हो और हमसे पूछा हो HCF, तो दोस्तों हम 2 संख्याओं को ले लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कराते हैं हम भाग। तो दोस्तों यहाँ पे हमें छोटी संख्या क्या दिख रही है? 35, और बड़ी संख्या है दोस्तों यहाँ पे 85। कराते हैं दोस्तों भाग, कितनी बार जाएगा? 35 दूनी 70। माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा 1। अब दोस्तों इस 15 से हम भाग कराएंगे इस वाली संख्या को, यानी कि 35 को, पुराने वाले भाजक को। कट जाएगा दोस्तों 15 दूनी, भाग जाएगी दोस्तों 15 दूनी 30।
घटा देंगे दोस्तों, यहाँ से बचा 5 और दोस्तों इस 5 से हम भाग कराएंगे इस वाली संख्या को यानी कि 15 को, और 15 5 तिया 15। दोस्तों ये हमारा हो गया पूर्णतः विभाजित। तो दोस्तों इन दो संख्याओं को जो HCF आया हमारे पास वो आया HCF बराबर दोस्तों कितना बचा था लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 5। अभी दोस्तों ये HCF हमारे पास आया है दो संख्याओं का। अब दोस्तों हम जो हमारे पास अगली संख्याएं हैं दो उनका HCF भी इसी प्रकार निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास संख्या छोटी 105, इससे भाग कराएंगे दोस्तों बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या हमारे पास है 225। दोस्तों जब 105 से भाग कराएंगे 225 को चली जाएगी दो बार, 105 दूनी 210 माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 5, 2 में से 1 गया 1। और दोस्तों अब हम इस वाली संख्या से भाग कराएंगे 105 को, और दोस्तों 15 सत्ते 105 घटाएंगे दोस्तों ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों यहां से जो हमारा HCF आया निकल के HCF बराबर वो आया दोस्तों 15। अब दोस्तों जो हमारे पास HCF निकल के आए हैं, एक HCF आया हमारा कितना निकल के दोस्तों शुरू की दो संख्याओं का 5, और अब आ गया दोस्तों हमारे पास 15। अब दोस्तों हम जो हमारे पास दो HCF आए उनमें से छोटे HCF से बड़े HCF को कराएंगे दोस्तों भाग। तो 5 से करा देंगे 15 को भाग। तो दोस्तों कैसे कराएंगे 5 तिया 15। दोस्तों ये हमारा पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो दोस्तों इन चारों संख्याओं का जो HCF होगा हमारा HCF वो हो जाएगा हमारा ये वाली संख्या यानी कि 5। इस प्रकार दोस्तों हम चार संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले हम दो दो संख्याओं के सेट बना लेते हैं। दोस्तों जब हम सेट बना लेते हैं तो पहले सेट में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कराते हैं। भाग विधि से मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूं, और जो हमारा HCF आता है उसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। फिर दोस्तों जो हमारे पास दूसरी संख्या का सेट होता है उसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कराते हैं, और जो यहां से हमारा HCF प्राप्त होता है फिर जो दोस्तों हमारे पास दोनों HCF में से बड़ी संख्या होगी उसको हम भाग कराएंगे छोटे वाले HCF से। यदि दोस्तों वह पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तब हमारा छोटा वाला HCF जो होता है वही चारों संख्याओं का HCF कहलाता है। आशा करता हूं ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, या दशमलव संख्याओं का HCF ज्ञात करना। देख लेते हैं दोस्तों। दशमलव संख्याओं का HCF या में से ज्ञात करना। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार ज्ञात करते हैं दशमलव संख्याओं का HCF। दोस्तों मान लीजिए हमें दशमलव संख्याएं दी हुई हैं 1.6, 0.24, और दोस्तों इसका पूछा हमसे HCF क्या होगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार निकालते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या का हम HCF निकालें या LCM, सबसे पहले हमें उन संख्याओं का दशमलव संख्याओं का दशमलव हटाना पड़ता है। और दोस्तों इन दोनों संख्याओं का दशमलव हमें हटाने के लिए प्रत्येक संख्या को 100 से गुणा करानी पड़ेगी। तो दोस्तों करा देते हैं 1.6 गुणा 100, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 1600। दोस्तों दशमलव हमारा एक संख्या के बाद है तो एक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। इसी प्रकार दोस्तों 0.24 गुणा 100 ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2400। दशमलव है दोस्तों दो संख्याओं के बाद, तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो संख्याएं निकल के आई वो आई 160,24। अब दोस्तों निकाल लेंगे इसका भाग विधि द्वारा HCF। दोस्तों छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कराते हैं हम इसमें भाग, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करा देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 24 भाग 160। और दोस्तों जब हम 24 से 160 को भाग देंगे तो ये चली जाएगी हमारी 6 बार, 24 छक्का 144,
6 चौके 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14। घटा देंगे दोस्तों, 10 में से 0 में से 4 नहीं जा सकता, एक इधर ले लिया, हो जाएगा 10, और 10 में से 4 गया 6। यहाँ पे बचा दोस्तों हमारा 5, और 5 में से 4 गया 1। अब दोस्तों जो हमारा यहाँ पे 16 शेष बचा है, ये हो जाएगा अब हमारा भाजक, और भाग देंगे दोस्तों हम इसे 24 को, 24 हो जाएगा अब हमारा भाज्य। दोस्तों 16 से जब हम 24 में भाग कराएंगे तो चला जाएगा एक बार, 16 एकम 16। दोस्तों कितना बचा, 14 में से 6 गया 8, और दोस्तों यहाँ पे एक रह गया था, एक में से गया 0। अब दोस्तों हम 8 से भाग कराएंगे 16 को, तो ये दोस्तों चला जाएगा 2 बार 8 दूनी 16, और दोस्तों यहाँ पे हमारा बच जाएगा 0। तो दोस्तों हमारा जो HCF आया निकल के, HCF बराबर वो आया दोस्तों 8। जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही कहलाता है हमारा HCF। लेकिन दोस्तों ये HCF 8 आया हमारे पास 160 और 24 का। दोस्तों हमने प्रत्येक संख्या को ऊपर दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा कराया था। इसी प्रकार दोस्तों अब हमें इन्हें पूरे दशमलव संख्या में ले जाने के लिए इसे हमने 100 से भाग कराना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे पास जो HCF निकल के आएगा, HCF बराबर वो होगा 8/100। दोस्तों दो जीरो है नीचे, तो दशमलव भी ऊपर दो संख्याओं के बाद ही लगेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 0.08। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा HCF। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1.6 तथा 0.24 का HCF। तो इस प्रकार दोस्तों हम किसी दशमलव संख्या का HCF ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले उसके दशमलव हटाने के लिए उसे हम 100 से या 10 से या 1000 से गुणा करा देते हैं, और दोस्तों फिर उसका हम निकाल लेते हैं HCF। और दोस्तों जिस संख्या से हमने शुरू में गुणा कराते हैं उसी संख्या से हमें प्राप्त HCF में भाग करानी पड़ती है। दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों अब हमारे इस टॉपिक में कुछ फॉर्मूले आते हैं, कुछ संबंध आते हैं, तो दोस्तों उन्हें देख लेते हैं और अगली क्लास में हम करेंगे दोस्तों इसके क्वेश्चन। पहले हम इसकी सारी बेसिक जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में संबंध से। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या संबंध होता है। दो संख्याओं के लैसे तथा मैसे में संबंध, या दोस्तों हम कह सकते हैं दो संख्याओं के LCM तथा HCF में संबंध। देख लेते हैं दोस्तों क्या संबंध होता है दो संख्याओं के LCM में HCF में। दोस्तों इनमें जो संबंध होता है वो है दो संख्याओं का गुणनफल में से गुणा लैसे बराबर होता है दोस्तों प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये होता है दोस्तों इसमें हमारा संबंध। तो दोस्तों हम यहां से क्या देख रहे हैं कि हमारा दो संख्याओं का गुणनफल होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों में से गुणा लैसे। ये दोस्तों यहां से हमारा एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई। इसे आप दोस्तों जरूर आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब दोस्तों जैसा हमें एक एग्जांपल दिया है इसमें, इसी प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जांपल है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। गुणनफल 216 है यदि दोनों संख्याओं का में से
का में से 3 हो तो उनका लैसे क्या होगा? तो उनका लैसे क्या होगा? दोस्तों हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है में से गुणा लैसे के, और यहाँ पे हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और में से दिया हुआ है, तो दोस्तों हम लैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों लगा दीजिए इसमें प्रॉपर्टी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है में से गुणा लैसे। अब दोस्तों हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 216 बराबर में से दिया है दोस्तों कितना 3 गुणा लैसे, दोस्तों हमसे पूछा है तो गुणा लैसे। अब दोस्तों जब हम यहां से लैसे ज्ञात करेंगे, लैसे बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा, लैसे बराबर हो जाएगा दोस्तों, जब ये 3 हमारा इधर गुणा में चल जाएगा तो भाग में तो हो जाएगा 216 बटे 3, और जब हम दोस्तों इसे 3 से काटेंगे 216 को तो ये कटेगा 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। तो दोस्तों लैसे हमारे पास आ गया लैसे बराबर 72, यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। हमसे पूछा दोस्तों, हमें दो संख्याओं का गुणनफल 216 दे दिया और में से हमें दिया है 3 और हमसे पूछ लिया लैसे। प्रॉपर्टी लगाई, मान डाले, कैलकुलेशन करके दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया लैसे 72। तो दोस्तों एक ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या है हमारा इसमें। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है हमारी इसमें, भिन्नों के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। यानी कि दोस्तों अगली प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है भिन्नों के में से तथा लैसे ज्ञात करना। दोस्तों जब हम भिन्नों के, कोई हमें भिन्न दिए हुए उनके हमसे लैसे या में से पूछ लिया तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए दोस्तों हमसे पूछा है भिन्नों का लैसे, तो दोस्तों भिन्नों के लैसे की प्रॉपर्टी होती है भिन्नों का लैसे बराबर होता है दोस्तों अंशों का लैसे, अंशों का लैसे बटे हरों का में से, बटे हरों का में से। दोस्तों ये हो जाती है हमारी एक प्रॉपर्टी। दोस्तों ये हमें याद होने चाहिए। भिन्नों का लैसे होता है दोस्तों अंशों का लैसे बटे हरों का में से। अब दोस्तों देख लेते हैं हमारा इस पे कैसे सवाल आ सकता है। दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। मान लीजिए हमें 4/5 कोमा 6/25 कोमा 8/15 का हमसे पूछ लिया लैसे ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं इनका हम लैसे। अब दोस्तों हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऊपर, भिन्नों का लैसे बराबर, ये दोस्तों हमारे पास भिन्न है और हम जानते हैं ये हमारा होता है अंश और ये होता है हर। तो दोस्तों इसने हमसे कहा है प्रॉपर्टी होती है हमारी भिन्नों का लैसे बराबर अंशों का लैसे बटे हरों का में से। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर वाली जो संख्या है हमारी अंश जो है उनका निकाल लेंगे दोस्तों हम लैसे। तो दोस्तों हम लैसे किस प्रकार निकालते हैं मैं आपको सिखा चुका हूं दोस्तों। तो निकाल लेते हैं दोस्तों 4, 6 और 8 का दोस्तों जब हमें लैसे निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो निकाल लेते हैं दोस्तों। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से काटेंगे दोस्तों 3। तो दोस्तों इसका जो लैसे आएगा निकल के हमारे पास वो होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी
16। तो दोस्तों हमारे पास अंशों का लैसे आ गया 16। और दोस्तों हरों का पूछा हमसे मैसे। हरों का मैसे दोस्तों हम किस प्रकार निकाल सकते हैं? या तो इन्हें भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए या इसको सहअवाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल दीजिए दोस्तों। तो 5 के हमारे पास सहअवाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1 गुणा 5। और दोस्तों 25 का हो जाएगा 5 गुणा 5। और दोस्तों 15 का हो जाएगा 3 गुणा 5। तो दोस्तों हमें तीनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है जो सबसे बड़ा हो? 5। तो दोस्तों हमारा इसका हरों का में से हो जाएगा 5। और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 आएगा दोस्तों, ये ना कि 16। दोस्तों आप भी कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिए। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे 16/5 कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो आप इसे सावधानी पूर्वक करिए। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया हमारे पास 24/5। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास भिन्नों का महत्तम समापवर्तक या भिन्नों का मैसे। अभी दोस्तों हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी? भिन्नों का लैसे। अब देखते हैं दोस्तों भिन्नों का मैसे बराबर होता है दोस्तों, मैसे बराबर अंशों का मैसे, अंशों का मैसे बटे हरों का लैसे। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये दोनों ही प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी है, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमसे भिन्नों का मैसे पूछा है तो अंश में भी मैसे होगा। और दोस्तों अगर हमसे लैसे पूछा है तो अंश में ऊपर इसमें भी लैसे होगा। तो दोस्तों जो चीज हमसे भिन्न का अगर हमसे लैसे पूछा है तो उसका अंश में लैसे होगा, अगर मैसे पूछा है तो अंश में मैसे होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको याद रख सकते, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया है 4/5 कोमा 6/25 कोमा 8/15 का मैसे क्या होगा, का मैसे बराबर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भिन्नों का मैसे बराबर होता है अंशों का मैसे बटे हरों का लैसे। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हम सबसे पहले निकालते हैं अंशों का मैसे। तो दोस्तों अंशों का मैसे हम कैसे निकालेंगे? इन सभी संख्याओं को या तो दोस्तों भाग विधि द्वारा कर लेंगे हम, या एक ही बार में इन सबके निकाल देंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों 2 के हो जाएंगे 2 गुणा 2, सॉरी 4 के, और 6 के हो जाएंगे दोस्तों 2 गुणा 3, और दोस्तों इसी प्रकार 8 के हो जाएंगे 8 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2। तो दोस्तों हम देख रहे हैं हमारे पास सबसे बड़ी जो संख्या कॉमन आ रही है फैक्टर में वो केवल 2 ही आ रही है दोस्तों। तो इसका जो मैसे हो जाएगा हमारा 4, 6, 8 का मैसे हो जाएगा दोस्तों वो होगा 2 बटे दोस्तों 15, 25 तथा 15 का, सॉरी 5, 25 तथा 15 का लैसे अगर हम ज्ञात करें तो क्या होगा दोस्तों? इन सबका लैसे होगा 75। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे 75 आ गया तो सिंपल आप इसे इस प्रकार लिख लीजिए और दोस्तों निकाल दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। 3 से काट लेंगे दोस्तों, एक बार कटेगा दोस्तों, और इसको काट लेंगे 5 से तो ये हो जाएगा एक एक बार। तो 5 तिया 15 और 15 पंजे 75। तो दोस्तों इसका जो हमारा मैस हरों का जो हमारा लैसे आ गया वो आ गया 75, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों अब आपको लैसे और मैसे निकालने में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक एक बात
डिटेल में बताइए। दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है घातांकों का लय ज्ञात करना। तो देख लेते हैं दोस्तों घातांकों का लय किस प्रकार ज्ञात करते हैं। घातांकों का लय ज्ञात करना। अब दोस्तों घातांकों का लय हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जब दिए गए पदों के आधार समान हों, जब दिए गए पदों के आधार समान हों और तब उनमें अधिकतम घात वाली संख्या ही। दोस्तों एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। जब दिए गए पदों के आधार समान हों तब उनमें अधिकतम घात वाली संख्या ही दी गई संख्याओं का लय होती है। दोस्तों मान लीजिए हमें दिया है 4 की घात 2 कोमा 4 की घात 3 कोमा 4 की घात 5 व 4 की घात 7 का लय बताओ दोस्तों क्या होगा। जब दोस्तों हमारे सभी संख्याओं के सभी पदों के बेस समान हो, आधार समान हो, तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारा जो लय होता है वो होता है दोस्तों सबसे बड़ी घात, जिसकी हमारी सबसे बड़ी घात होती है वही होता है हमारा उसका लय। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका लय। लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी दोस्तों लघुत्तम समापवर्त्य। अब दोस्तों अगर बात करें हम, यदि दी गई संख्याओं के आधार समान ना हो, यदि दी गई संख्याओं के आधार समान ना हो तथा आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो दिए गए पदों का लय उनका गुणनफल होता है। जैसे दोस्तों यदि मान लीजिए हमें दो संख्याएं ऐसी दी हुई हैं, दो घातांक ऐसे दिए हैं जिनके आधार समान नहीं हो और उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे मान लीजिए 3 की घात 4 तथा 7 की पावर 2 या 7 की घात 2, इनका बताना है हमें दोस्तों लय। तब हम इनके लय ज्ञात कर, हम देख रहे हैं दोस्तों इनके आधार समान नहीं है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तब दोस्तों इस कंडीशन में इन दोनों संख्याओं के गुणनफल ही लय कहलाते हैं। तो दोस्तों दोनों का गुणनफल हो जाएगा 3 की घात 4 गुणा 7 की घात 2। दोस्तों ये हो जाएगा 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। या आपको अगर समझ नहीं आया तो 3 की घात 4 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 गुणा इसी प्रकार दोस्तों 7 सत्ते 49। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, इधर गुणा करा देते हैं दोस्तों 49 की 81 में 1 नंबर 9 और 1 चौके 4, 8 नंबर 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 चौक 32 और 7 39, 9 4 2 6 9 3। तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास इसका एलसीएम 3969। तो ये हो गया दोस्तों जब हमारे पास घातांक के आधार समान ना हो तथा कुछ भी कॉमन ना हो तब उन संख्याओं का गुणनफल ही हमारा एलसीएम कहलाता है। और दोस्तों जब हमें समान आधार वाले घातांक दिए हों तब इस केस में जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है वही होती है हमारी लय या एलसीएम। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारे पास घातांकों का लय ज्ञात करना, घातांकों का एचसीएफ ज्ञात करना। दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। घातांकों का एचसीएफ या बोल सकते हैं दोस्तों हम इसको महत्तम समापवर्तक। दोस्तों क्या होता है देखते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। तो दोस्तों इसके केस में होता है जब घातांक के रूप में दी गई संख्या, जब घातांक के रूप में दी गई संख्याओं का आधार समान हो तो वह संख्या जिसका घातांक सबसे कम होता है वही संख्या उन सब संख्याओं का एचसीएफ होती है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं 5 की घात 2 कोमा 5 की घात 4 कोमा 5 की घात 3
कोमा 5 की घात 9 का HCF बताइए। तो दोस्तों जब हमें दिख रहा है हमारे संख्याओं के सभी के आधार समान है, तो दोस्तों इस केस में जब हम HCF ज्ञात करते हैं तो जिस संख्या की घात सबसे छोटी होती है वही होती है हमारी HCF। तो दोस्तों HCF बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सबसे छोटी घात दिख रही है दोस्तों में 5 की घात 2। 5 की घात 2 कितना होता है दोस्तों 25, यही हो जाएगा हमारा इसका HCF। और दोस्तों यदि हमें दी गई संख्याओं का आधार समान न हो तथा उसके आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तब ऐसी संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। दोस्तों ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मान लीजिए दोस्तों हमें संख्या दी हुई है 7 की पावर 3 गुणा या 7 की पावर 3 कोमा 9 की पावर 5 का दोस्तों हमसे पूछ लिया HCF। दोस्तों जब हमारे दी गई संख्याओं के आधार समान ना हो और उनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, तब इस केस में दोस्तों हमेशा जो HCF होता है वो होता है 1। HCF बराबर 1, ये दोस्तों 1 होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में दोस्तों हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दे। और दोस्तों अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल द नित क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।